हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेंटर्स ज्ञान में। यहाँ पर आज हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं एक इंटरव्यू आईपीएस ऑफिसर उमेश गुप्ता जी का, जो खुद छत्तीसगढ़ से हैं और उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है और वो एक आईपीएस ऑफिसर हैं 2020 बैच के। तो आज हम डिटेल में उनके बारे में जानेंगे कि एज एन ऑफिसर उनके क्या क्या ड्यूटीज़ रहती हैं और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से उनका इंटरव्यू लेते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। Hello everyone, my name is Umesh Gupta and I am 2020 batch IPS officer in Chhattisgarh cadre. I belong to Chhattisgarh only and as of now I am posted in district Bilaspur. सर कुछ डिटेल में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एक करके फिर मैं उसको लेके आता हूँ। क्या होता है, व्हाट इज़ अ डे इन द लाइफ ऑफ अ आईपीएस ऑफिसर? अगर हम शेड्यूल की बात करें तो देयर इज़ नो फिक्स शेड्यूल एट ऑल। मतलब इट्स ऑल एक्सीजेंसी बेस्ड रिक्वायरमेंट्स जिस पे आपको जाना होता है। बट ऑफिस की बात करें तो ऑफिस टाइमिंग इज़ लाइक 10 to 5, 6 और वो रात को 7, 8, 9, 10 भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। जैसे कोई अर्जेंट केस है जिसके बारे में आपको इन्वेस्टिगेट करना है या फिर सुपरवाइज़ करना है या फिर कुछ ऐसा काम है रिप्लाई करना है हाई कोर्ट में, देन इट मे गेट स्ट्रेच टू 12-1 इन द नाइट। तो ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल तो होता नहीं है, बट कोशिश करते हैं कि एक शेड्यूल में स्पेशली ऑफिस वर्क है उसको करने का किया जाए। सर पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या होते हैं एक आईपीएस ऑफिसर को? पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात करें तो आपको बेसिक एक व्हीकल मिलता है, साथ में यू हैव 1 सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके अलावा आपको जनरली हर पोस्टिंग में घर मिल जाता है और नहीं भी मिलता तो आपके पास गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस होती हैं, वहाँ पे आप रह सकते हैं। तो पर्क्स जो भी मिलते हैं दे आर सफिशिएंट एक ऑफिसर के लिए एंड उनकी ज़रूरत भी है बिकॉज आपका वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि यू कैन नॉट डू एवरीथिंग एवरी लिटिल बिट ऑफ कोर्स ऑन योर ऑन, तो इसलिए उसकी ज़रूरत भी है, इसलिए ये पर्क्स दिए जाते हैं। सर ट्रेनिंग ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर के बारे में बताइए कि आप लोग कहाँ ट्रेनिंग करते हैं और क्या क्या चेंजेस आते हैं, आपका उस समय शेड्यूल क्या रहता है? हाँ, आई विल टॉक इन डिटेल ट्रेनिंग के बारे में बिकॉज ये आपकी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली मॉडिफाई कर देता है। जब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो कई बार ये अप्रीहेंशंस भी रहते हैं कि हम आईपीएस की ट्रेनिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट ट्रेनिंग इतने इट इज़ इन अ डिफरेंट स्टाइल। आई मीन इट स्लोली आपको लेके जाया जाता है। जब आप नेशनल पुलिस अकेडमी में जाते हैं डे 1 पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी फ़िज़िकल कैपेसिटी वहाँ पे टेस्ट की जाती है, इनिशियल डेज जिसको कंडीशनिंग वीक बोलते हैं। तो फर्स्ट 6 वीक्स तक आपको सिर्फ उसमें रखा जाता है जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को एक तरह से नापा जाता है। उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपकी स्ट्रेंथनिंग की जाती है एंड एट द एंड ऑफ द डे हर एक ऑफिसर जो है सारे एग्ज़ाम्स जो फिज़िकल टेस्ट होते हैं वो क्लियर कर पाता है। ट्रेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग होती है, मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि ट्रेनिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक इंडोर ट्रेनिंग होती है, एक आउटडोर होती है। इंडोर में हमें डिफरेंट लॉज पढ़ाए जाते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी जो कि अभी नए कानूनों में बदल गए हैं, बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। तो इंडोर क्लासेस में इनके बारे में पढ़ाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के तरीके, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स, ये सब चीज़ें होती हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग आउटडोर होता है। आउटडोर के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग 5 बजे फॉल इन होता है, 5 बजे उठ के आपको फील्ड में जाना होता है। उसके बाद पीटी होता है डेली। आफ्टरनून में मोस्टली ड्रिल होता है जिसको परेड बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिस होती है। फिर इवनिंग में स्पोर्ट्स के भी कंपलसरी पीरियड्स होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जो आपको कंपलसरी खेलना ही खेलना है। उसके अलावा अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक हॉर्स राइडिंग जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है ट्रेनिंग का, और हॉर्स राइडिंग सबके लिए कंपलसरी है। आपको एग्ज़ाम पास भी करना होता है राइडिंग का, आपको खुद से मतलब हॉर्स को जंप कराना, ये सब चीज़ें करानी होती हैं। उसके अलावा फायरिंग है, एक पुलिस फोर्स में फायरिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अलग अलग डिफरेंट तरीके जितने भी मॉडर्न वेपन्स हैं, ग्लॉक, AK-47, सारे वेपन्स से फायरिंग करते हैं और फायरिंग का एंड में एग्ज़ाम भी होता है, कंपटीशन भी होता है, बेस्ट फायरर ऑफ द बैच ये भी डिसाइड होता है।
ये सारी चीज़ें। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग चीज़ स्विमिंग भी होती है, स्विमिंग कंपलसरी होता है, स्विमिंग का एग्ज़ाम होता है जो आपको पास करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ट्रेनिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्ट्रेनुअस भी होता है, काफ़ी ज़्यादा कहूँगा कि एक तरह से आपकी मतलब मेंटल और फिज़िकल कैपेसिटी को टेस्ट करता है। और फिजिकल से ज़्यादा ट्रेनिंग में हमेशा ये बताया जाता है कि ये मेंटल ब्लॉक है, आप माइंड से अगर स्ट्रांग है तो यू विल गेट इट डन, इस टाइप का रहता है। सर, एज एन आईपीएस ऑफिसर आप और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं? एज एन आईपीएस ऑफिसर आपको जितनी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें डेपुटेशन पे आप जा सकते हैं। जैसे उनमें सबसे जो प्राइम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें है RNAW, आपका IB, NIA, CBI, इन सब में आप डेपुटेशन के लिए जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और बेस्ड ऑन मेरिट ये आपको सेलेक्ट करते हैं और आप इनके साथ काम कर सकते हैं। सर, थोड़ा सा डिटेल में बताइए अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में, वहाँ पर क्या जॉब रोल रहता है? जैसे आप सभी जानते हैं कि CBI सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो पूरी कंट्री के जो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन के केसेस रहते हैं उनको ओवरटेक करके उनकी जांच करती है। उसी तरह IB है जो इंटेलिजेंस पे काम करती है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटेलिजेंस हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इंटेलिजेंस हो, उस पे काम करती है। देन अगेन NIA जो है, अगेन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि टेररिज्म वाले केसेस हो गए, NDPS नारकोटिक्स एंड ड्रग्स के जो बड़े बड़े केसेस हो गए उन सबको इन्वेस्टिगेट करती है। तो इसमें आपको एक कंट्री के लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे भी काम करने का मौका मिलता है। जैसे जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके थ्रू ये जो हमारी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं लाइक NIA, ये सब कोऑर्डिनेट करती हैं। तो आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशंस में डेपुटेशन पे अगर जाते हैं तो। सर, यूजुअली ऑब्ज़र्व किया गया है कि बहुत जो स्कूल के, कॉलेज के टॉपर्स होते हैं वो लोग इस एग्ज़ाम को निकालते हैं। आप भी टॉपर रहे हैं, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि इन सब होने के बावजूद भी इस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक किया जा सकता है। क्या रीज़न आपको लगते हैं और मेंटरशिप कैसे इन सारी चीज़ों में हेल्प करती हैं? देखिए, इस एग्ज़ाम की बात करें या फिर किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी टास्क की बात करें, आप उसको सक्सेसफुली तभी कर सकते हैं जब उसकी डिमांड को समझते हैं। मुझे लगता है कि UPSC एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक टॉपर होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप इसकी डिमांड को समझ जाएं कि UPSC चाहती क्या है, तो उसका दो तरीका है। एक तो आप पहले जिन लोगों ने उस काम को कर रखा है उनसे पूछो कि भाई उन्होंने क्या किया और किस वे में किया। क्या किया से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किस वे में किया। उनके आप आंसर कॉपीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो UPSC की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आंसर्स लिखे, इसलिए उनको नंबर मिले, वो सिलेक्ट हो गए। अब उन आंसर्स तक पहुंचने के लिए या वैसा आंसर लिखने के लिए आपका प्रोसेस क्या होगा, आप क्या सोर्सेज फॉलो करते हैं, किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, किस तरीके से अपने इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या कंटेंट आप देते हैं उस आंसर में जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो इसके लिए टॉपर होना तो ज़रूरी नहीं है। देखिए, टॉपर वो होता है, मान लीजिए आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, 12th क्लास में आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं की तो आप टॉपर नहीं बन सकते, सिंपल सी बात। आप 12th पास करने के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आपने अच्छी पढ़ाई की, अच्छे तरीके से पढ़ाई की, आप UPSC क्रैक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बहुत ही मतलब जो मीडियोकर स्टूडेंट्स रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अवनीश सरर सर हैं जिनके 12th में 44%, 10th में 44% मार्क्स थे। डिस्पाइट दैट उन्होंने UPSC क्रैक किया और आज IAS। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टॉपर ही क्रैक करते हैं। हाँ, टॉपर्स का थोड़ा सा एक एडवांटेज ये मुझे लगता है जो कि उनके पास एक तो कॉन्फिडेंस रहता है कि यस हमने कुछ अचीव कर रखा है, और दूसरा चीज़ उनकी स्ट्रैटेजी जो होती है ट्राइड एंड टेस्टेड होती है कि हाँ इस तरीके से मैं करता हूँ तो उसमें रिजल्ट्स आता है, तो वो हेल्प करता है। बट मुझे नहीं लगता कि ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। अगर आप टॉपर नहीं भी हैं तब भी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। गाइडेंस कितना इम्पोर्टेंस रखता है इस एग्ज़ाम के लिए? गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपको एक कोई ऐसा मेंटर मिल जाए जो आपको सही रास्ता दिखा दे, क्योंकि ये एक ऐसा सिलेबस को हम फॉलो कर रहे होते हैं जो काइंड ऑफ ओशियन है जिसमें लगता है कि सब कुछ ही है, बट ऐसा नहीं है। आपको अपनी लिमिट डिफाइन करनी पड़ती है। UPSC एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम और एनर्जी अगर ऐसी चीज़ को पढ़ने में चला जाए और ऐसी चीज़ को सीखने में चला जाए जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर तो आप गलत जगह मतलब अंधेरे में लाठी चला रहे हैं, ऐसी बात हो जाएगी।
तो इसलिए मेंटरशिप का इम्पॉर्टेंस है। अगर कोई अच्छा मेंटर मिल जाता है, अच्छा मेंटर इन द सेंस कि ज़रूरी नहीं कि किसी ने अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है तो वही अच्छा मेंटर होगा। हो सकता है कि उसने जो किया उसको क्रैक कर गया, और वही तरीका अगर आप अपनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रैक करे। तो इसलिए किसी एक सिंगल टॉपर के या किसी एक सिंगल सक्सेसफुल पर्सन की स्ट्रैटेजी या तरीके को एज इट इज़ कॉपी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके लिए बेटर होता है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो सालों से कोई अगर टीचर है या फिर कोई एनालाइज कर रहा है, जो गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं, उनसे अगर आप कंसल्ट करते हैं तो वो बेटर बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स को डिफरेंट तरह की गाइडेंस दी है। तो वो शायद आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ज़्यादा अच्छे से समझकर आपको एक बेटर स्ट्रैटेजी के साथ एग्ज़ाम को अप्रोच करने की सलाह दे सकते हैं। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे बट नहीं जानते कि कितना टाइम लगेगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और ये एग्जाम आपके लिए है भी या नहीं, तो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे विद द स्ट्रैटेजी, मास्टर प्लान एंड हेल्प यू टू ओवरकम योर फियर। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट से बात करके सॉल्व कर पाएंगे अपने सारे डाउट। तो जल्दी से मैसेज करें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और अपने स्लॉट्स को बुक करें। सर, एक बुक जो हर एक एस्पिरेंट्स को मस्ट पढ़ना चाहिए? मतलब ये सच ऐसा कुछ नहीं है कि एक बुक जो हर एस्पिरेंट, जो सिलेबस के बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, वो मस्ट है, ठीक है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी बुक पढ़नी चाहिए, बट हाँ, देयर आर सम बुक्स which if you read they will be helpful in writing better answers, making your thought process more lucid to the requirement of the examination, like Poor Economics है, उसने बहुत अच्छे से इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की है। उसके अलावा एक एंथ्रोपोलॉजी वाले बुक पढ़ते हैं, एक है चैलेंजेस 21 चैलेंजेस फॉर 21st सेंचुरी, ये एक बुक है, वो पढ़ सकते हैं, जिसमें कि आपको बेसिकली आपके माइंड को ये खोलता है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं। उनमें से तो कई सारे चैलेंजेस ऐसे हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में हैं। तो ऐसी बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, बट इफ़ यू आर इन अ वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन ऑफ प्रिपरेशन, आई वुड सजेस्ट अवॉइड रीडिंग दिस बुक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम जाता है। इससे बेटर आप सिलेबस से रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर्स आर दी ओशियन ऑफ आइडियाज़। इसमें अलग अलग ऑथर्स अलग अलग एडिटोरियल्स लिखते हैं, तो न्यूज़पेपर से आप मैक्सिमम आइडियाज़ निकाल सकते हैं और उससे अपनी थिंकिंग को डाइवर्स कर सकते हैं। जब आपकी थॉट प्रोसेस डाइवर्स होगी तो आप किसी भी प्रॉब्लम को एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी प्रॉब्लम को जब आप इस अप्रोच से सॉल्व करते हैं तो आपका जो सोचने का तरीका है वो मल्टी डायमेंशनल होगा, और जैसा कि हम यूपीएससी में बात करते हैं, जीएस में आपको मल्टी डायमेंशनल आंसर्स लिखने होते हैं, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब आई वुड से दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब स्वर्ग है जो आपके मरे बिना नहीं मिलेगा, आई वुड से, बिकॉज ये जो बाकी कोचिंग है, बाहर की चीज़ें हैं, वो आपको एक रिस्ट्रिक्टेड वे में नॉलेज देती हैं, लेकिन आपका खुद का थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो जितना आप दूसरे से सीखते हैं 100% आप ग्रैस्प नहीं कर सकते, लेकिन सीख के फिर खुद उसको एनालाइज करके जो आप एक काइंड ऑफ अपने अंदर में एक कन्विक्शन बनाते हैं या फिर एक कॉन्सेप्ट खुद से डेवलप करते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और ये सेल्फ स्टडी से आता है। मैं एक हमेशा वर्ड यूज़ किया करता था कि पढ़ाई करने के बाद या किसी चीज़ को सीखने के बाद मनन करना। जैसे बाहर से किसी ने पढ़ाया, आपको कोई टीचर ने पढ़ाया, तो उसके बाद आपको जो चीज़ मिली उस पर मनन करिए कि जो बात कह रहा है वो कितना सही है और कितना मेरे को उसको ग्रैस्प करना है और उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है। तो दैट इज़ वाई सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट। मुझे तो लगता है कि 90% ऑफ द रिक्वायरमेंट इज़ सेल्फ स्टडी। आपकी बाहर कोचिंग हो सिर्फ 10 to 20% ही हेल्प हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। राइट टाइम टू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन? जिस टाइम आप अपना मन बना लो। अगर आपका जब मन हो गया, तब मतलब जिस दिन डिसाइड हो गया कि भाई अब मुझे यही करना है, जब आप डुअल माइंड में हो तो नेवर एवर स्टार्ट, क्योंकि अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करोगे, आप किसी और चीज़ में करोगे। तो व्हेन यू आर कंप्लीटली श्योर कि नहीं मुझे ये करना है, ठीक है, और उसके लिए क्या चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी कार्य करने से पहले यू शुड बी वेरी मच श्योर कि आगे क्या मिलेगा इसमें।
फॉर एग्जांपल कि अगर आप IAS IPS या सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो सर्विसेज के बारे में पहले पता करिए, फिर एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो उससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा एंड यू विल बी अवेयर कि मुझे आगे क्या मिलने वाला है। कई ऐसे UPSC एस्पिरेंट्स होते हैं जो सर्विस में आ तो जाते हैं बट उनको सर्विस भाता नहीं है। हो सकता है, इंडिविजुअल्स हैं, हर किसी का थिंकिंग अलग है, हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, हर किसी का मतलब दुनिया को देखने का नज़रिया अलग है। हो सकता है कि एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही हो, आपको या किसी और को बहुत ख़राब लग सकती है। तो इसलिए मतलब बोलते हैं ना, नो दाई सेल्फ, पहले खुद को जानो, उसके बाद नो द थिंग विच यू आर गोइंग टू डू। सर्विसेज के बारे में जानो, IAS IPS क्या है, क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या करते हैं, क्या पर्क्स फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सिर्फ ये ग्लैमर दुनिया से इन्फ्लुएंस होके मैं बोलूँगा यू शुड नेवर डिसाइड फॉर द एग्ज़ाम। और राइट टाइम की बात है तो इट कुड बी आफ्टर 12th क्लास, इट कुड बी आफ्टर ग्रेजुएशन, इट कुड बी आफ्टर डूइंग 1 or 2 जॉब्स। उससे आपको उधर की रियलिटी भी पता चलती है। जैसे कई लोग होते हैं जो जस्ट ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर देते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं, आ जाते हैं, उनको लगता है नहीं कॉर्पोरेट में मैं रहता, प्राइवेट सेक्टर में रहता तो फिर ये करता वो करता। बट जो कॉर्पोरेट से आते हैं उनको कई बार लगता है कि यार ये ज़्यादा अच्छा है। या अदर वे भी हो सकता है कि कॉर्पोरेट में पहले थे, यहाँ आ गए, उनको लगता है कॉर्पोरेट ज़्यादा अच्छा है। तो यू हैव द टेस्ट ऑफ बोथ। तो ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट टाइमलाइन या फिर वो नहीं है कि कब स्टार्ट करना है। जब आपको लगता है कि नहीं अब मुझे एग्ज़ाम देना है, ये करना है, देन यू कैन स्टार्ट। एक फाइनल मैसेज सर सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आपको लगता है कि आपके लिए वर्क किया, जो मोटिवेशनल लाइन आप कहना चाहेंगे, या शायरी या कविता कुछ भी। बहुत पुरानी एक पिंक मूवी का डायलॉग है जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट ये ना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं या कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए ये जो बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ देखो जो आपके अंदर एक एनर्जी लेके आए। जैसे एक लक्ष्य मूवी का सॉन्ग है कि लक्ष्य को हर हाल में पाना है। उसके अलावा इकबाल मूवी का सॉन्ग है कि हासिल कर तू ऐसा शिखर पर्वत की भी नज़रें उठें। इस तरह की चीज़ें सुनने से, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो जो चीज़ लेती हैं उसी के हिसाब से हमारे बॉडी में सेंसेशंस और हार्मोन्स जनरेट होते हैं और उसी से हमें एक एनर्जी मिलती है किसी भी टास्क को करने के लिए। तो पिंक मूवी का डायलॉग है जो मैं कई जगह बोलता रहता हूँ कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझ से लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझ से लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियाँ पिघाल के बिनाल बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो ऐसे लाइंस होते हैं ना, ये बड़े मोटिवेटिंग, मतलब एक होता है ना कि हम हिंदी में बोलते हैं वीर रस की कविता। अब वीर रस की कविता सुनते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है। तो कभी भी आप लो फील कर रहे हो या फिर डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं या सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ देख लें, यूट्यूब में जाए कोई वीडियोस देख लें, वो परमानेंट नहीं होता, कुछ समय के लिए होता है। आपको एक दिन के लिए भी मोटिवेट कर दिया तो आपका एक दिन का जर्नी तो आसान हो गया ना। ये होता है कुछ, ये सब चीज़ें कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच सर।